हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? हम ठीक है सर। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास से स्टार्ट करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमारा जो चार्ज अंडर जीएसटी है, उसके अंदर दो चीज़ें बची हुई हैं हमारी। क्या सर? एक क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरा है हमारा कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम, ये दोनों चीज़ें हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है। देन उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके। ओके सर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज जीएसटी के अंदर हम कैसे करते हैं। देखिए, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में हमारा क्या होता है, हर क्लास का सेक्शन बना होता है। फॉर एग्जांपल, जब हम 12th क्लास में थे, उसमें अलग अलग सेक्शन होते थे। सेक्शन ए, बी, सी, डी, ऐसे करके सेक्शन बने हुए थे। तो सेक्शन क्या डिनोट करते थे? या तो ये सब्जेक्ट वाइज होते थे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कॉमर्स में, कॉमर्स विथ जो मैथ होते थे उनको सेक्शन वन में डाल दिया। कॉमर्स विथ फिजिकल एजुकेशन बी में डाल दिया। कॉमर्स विथ कंप्यूटर साइंस सी में डाल दिया। तो बेसिकली सेक्शन अलग कर दिए। तो इससे क्या हो रहा था हमें, अगर कोई बच्चा बोलता कि, बच्चे से पूछते हम कि आप कौन से क्लास में हो और कौन से सेक्शन में, तो वो अगर बोलता है कि सेक्शन ए में हूँ, तो उससे क्या पता चलता है कि सर उसके पास कॉमर्स है, प्लस प्लस मैथ है, कॉमर्स के साथ मैथ है। सेम सेम वैसे ही हमारा जीएसटी के अंदर गुड्स को और सर्विसेज को उसका क्लासिफिकेशन क्या है, किस टाइप का नेचर क्या है उस गुड्स का, सर्विस का, वो जानने के लिए इसको इसको भी रोल नंबर दिया गया है, इसको भी सेक्शन दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं गुड्स के लिए यूज होता है हमारा HSN, और सर्विसेज के लिए यूज होता है हमारा SAC। HSN का क्या फुल फॉर्म है? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। और SAC का क्या मतलब है? सर्विस अकाउंटिंग कोड्स। जो HSN होता है ये हमारा 8 डिजिट का होता है। जो HSN गुड्स के लिए यूज होता है वो 8 डिजिट का होता है, और जो सर्विसेज के लिए SAC यूज किया जाता है ये हमारा 6 डिजिट का होता है। तो अगर मान लीजिए आपको कोई इन्वॉइस मिलता है, ठीक है, उसमें अगर 8 डिजिट है तो आप क्या बोलोगे कि सर गुड्स है। और 6 डिजिट हुए तो 8 तो मैक्सिमम है, इसमें 4 भी यूज़ कर सकते हैं, 6 भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि सर्विसेज का फिक्स्ड है, ये हमेशा डबल नाइन से स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग इसकी डबल नाइन से होती है। तो कोई भी इन्वॉइस मिलता है हमें, अगर वो डबल नाइन से स्टार्ट होता है उसका HSN कोड या HSE, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, सर्विसेज है। ओके। ओके सर। तो HSN हमारा 8 डिजिट का होता है, फॉर गुड्स के लिए यूज़ किया जाता है, और HSE हमारा 6 डिजिट का होता है, और इससे हम सर्विसेज की क्लासिफिकेशन करते हैं कि किस टाइप की सर्विस है। फॉर एग्जांपल, जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस होती है, जो सिविल वर्क की सर्विसेज होती हैं, वो आपका 9954 में आती है। ठीक है। तो इसे हम देख के बता सकते हैं कि इसके लास्ट के 2 डिजिट जो भी हैं, वो हम देख के बता सकते हैं कि इनिशियल काम क्या है, नेचर क्या है वर्क का, कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट टाइप का। ओके। ओके सर। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। उसके बाद जो हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा कंपोजिशन स्कीम। जीएसटी के अंदर जीएसटी के अंदर दो टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं। जीएसटी के अंदर हमारा दो टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं। एक आपका रेगुलर डीलर, और एक कंपोजिशन डीलर। कंपोजिशन हमारा छोटे बिजनेसमैन के लिए है। इसमें जो जीएसटी की जो कंप्लायंस है वो कम हो जाती है। जैसे कि रेगुलर डीलर में हर महीने रिटर्न फाइल करो, हर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करो, बहुत सारे कंप्लायंसेस आ जाते हैं। इसमें वैसा नहीं है। ठीक है। इसमें वैसा नहीं है, और
इसमें क्या होता है, कंपोजिशन स्कीम में जो भी आपने सेल सप्लाई किया है, जो भी सेल या सर्विस की है, उसका कुछ परसेंटेज, नॉमिनल सा परसेंटेज होता है, वो आपको सिर्फ जीएसटी पे करना होता है गवर्नमेंट में। आपको कंपोजिशन स्कीम के अंदर आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपने सेल किया है उसके ऊपर एक नॉमिनल सा जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना होता है। ठीक है, तो ज़्यादा कोई झंझट ही नहीं है। आप अपना आउटवर्ड सप्लाई निकालो कि हमने कितना सप्लाई किया है, कितना हमने सप्लाई किया है, उसके ऊपर वो जीएसटी का रेट लगाओ और टैक्स दे दो, बस कहानी खत्म। ओके, ओके सर। तो बेसिकली छोटे बिजनेसमैन के लिए ये स्कीम लेके आए। तो स्टार्ट करें? हाँ सर, स्टार्ट करते हैं। तो जो कॉम्पोजिशन स्कीम है, इसका सेक्शन 10 है। इसकी टर्नओवर की लिमिट क्या है सर? टर्नओवर की लिमिट क्या है, कैसे पता चलेंगे कि कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम को सेलेक्ट भी कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो इसके लिए हम देखेंगे एग्रीगेट टर्नओवर। सबसे पहले देखेंगे एग्रीगेट टर्नओवर। अब सर ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है? एग्रीगेट टर्नओवर में जो भी हमने आउटवर्ड सप्लाई करी, जो भी आउटवर्ड सप्लाई करी, चाहे वो टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, इंटर स्टेट हो या एक्सपोर्ट हो, ठीक है, आउटवर्ड जितनी भी सप्लाई करी हमने, सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ लेंगे। और इनवर्ड में हम किसी को लेंगे नहीं। मान लीजिए जैसे आरसीएम में हम क्या करते हैं, हम किसी से सर्विस ले रहे हैं तो उस पर आरसीएम में हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो इनवर्ड सप्लाई को हमें देखना ही नहीं है। जितना हमारा आउटवर्ड सप्लाई है, टैक्सेबल, एग्जाम, एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट, सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, जितना भी आउटवर्ड है, इनवर्ड वाली की तरफ हम देखेंगे नहीं। जो हमने सर्विसेज किसी से ली है, कोई इनवर्ड सप्लाई है हमारी, उसको हम नहीं देखेंगे, सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई को, हमने कितना दूसरों को दिया है। ठीक है, वो देखेंगे ऑन अ सिंगल पेन। उस पेन के ऊपर ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे सिंगल पेन के ऊपर कितना टर्नओवर है, कितना टर्नओवर है। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा? टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जाम्प्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज और बोथ, और इंटर स्टेट सप्लाई, ये तो सारे ऐड हो जाएंगे। और एक्सक्लूड क्या होगा? वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाई पर्सन ऑन आरसीएम चार्ज बेसिस। अगर आरसीएम में हम टैक्स पे कर रहे हैं, किसी से सर्विस ले रहे हैं, उस पर आरसीएम में हम टैक्स पे कर रहे हैं, उसको कंसिडर नहीं करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर के लिए। ओके, ओके सर। और टैक्सेस इंक्लूडिंग सेस पेड अंडर जीएसटी, और जो हमने जीएसटी पे किया है इंक्लूडिंग जीएसटी सेस, उसको कंसिडर नहीं करेंगे, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये दोनों चीजें छोड़ के बाकी जितना हमारा आउटवर्ड सप्लाई है, सारा कंसिडर करेंगे ऑन अ सिंगल पैन। ठीक है, जो हमारा जीएसटी नंबर होता है, जीएसटी नंबर होता है, वो क्या होता है? वो पैन बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, पेन तो एक ही होगा ऑल ओवर इंडिया आंसर। इसकी मान लीजिए 3 स्टेट में फैक्ट्रीज हैं, दिल्ली में है, यूपी में है, हरियाणा में है। ठीक है, तो तीनों स्टेट की हम क्या लेंगे? टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, इंटर स्टेट और एक्सपोर्ट, चारों चीजें लेके चलेंगे हर स्टेट की। ठीक है, इनको ऐड करेंगे, ऐड करके देखेंगे क्या क्या ये जो लिमिट बता रखी है उससे एक्सीड कर रही है। लिमिट क्या है वो अभी देखेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? आरसीएम में अगर हमने कोई टैक्स पे किया है इनवर्ट सप्लाई के ऊपर, इनवर्ट सप्लाई के ऊपर, वो नहीं लेंगे। और जो हमने आउटवर्ड सप्लाई करी है, जो आउटवर्ड सप्लाई करी है, इसके ऊपर अगर हमने कोई जीएसटी पे किया है, सॉरी जीएसटी लिया है, हमने कलेक्ट किया है, और सेस जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, ओके सर। तो ये हमारा एग्रीगेट टर्नओवर हो जाएगा। ठीक है, सिंगल पेन पे पूरा कितना आउटवर्ड सप्लाई हुआ है उसको ऐड कर देंगे, हमारा एग्रीगेट टर्नओवर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। तो एग्रीगेट टर्नओवर अगर गुड्स के केस में है, तो हम टर्नओवर देखेंगे, टर्नओवर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर।
प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब सर अभी कौन सा ईयर चल रहा है सर? हमारा अभी कौन सा ईयर चल रहा है? फाइनेंशियल ईयर 23-24, ठीक है। मान लीजिए आज के दिन मुझे कंपोजिशन स्कीम देखनी है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो इसके लिए मुझे पिछले साल देखना पड़ेगा। पिछले साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23। यहाँ पे जाके मैं देखूंगा क्या मेरा जो टर्नओवर है, कौन सा टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, सिंगल पेन के ऊपर, सिंगल पेन के ऊपर कितना जो आउटवर्ड सप्लाई है, ठीक है, क्या वो क्या वो गुड्स के केस में, गुड्स के केस में है 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ तक है, अप टू 1.5 करोड़ तक है। अगर यस, तो मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूँ, लेकिन अप टू 1.5 करोड़। जैसे ही 1.5 करोड़ से ज़्यादा होगा वैसे ही मुझे रेगुलर रेगुलर जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकल के रेगुलर वाले में आ जाना पड़ेगा। ओके, तो इस जो टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर, हम पिछले साल का देखेंगे कंपोजिशन स्कीम के लिए। मान लीजिए मुझे इस साल देखना है तो मैं पिछले साल देखूंगा, पिछले साल मेरी टर्नओवर कितनी थी। अगर वो अप टू 1.5 करोड़ है गुड्स के केस में, ठीक है, गुड्स के केस में अप टू 1.5 करोड़ है, तो तो मैं कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकता हूँ इस साल करंट ईयर में अप टू 1.5 करोड़। जैसे 1.5 करोड़ एक्सीड होएगा, जैसे 1.5 करोड़ एक्सीड होगा, मुझे रेगुलर के अंदर आना पड़ेगा, रेगुलर डीलर बनना पड़ेगा। ओके, ओके सर। तो, तो ये था हमें हमारा टर्नओवर फॉर गुड्स। हाउएवर कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं, उसमें उनको गवर्नमेंट ने बेनिफिट दे रखी है। उनके लिए क्या है, टर्नओवर 75 लाख कर रखी है, ठीक है। तो जो 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं उनके लिए अगर टर्नओवर 75 लाख है, 75 लाख है, तो उस केस में वो कंपोजिशन स्कीम 75 लाख तक ही उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, ओके सर। कौन कौन से स्टेट हैं? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय और त्रिपुरा। तो ये 8 ही स्टेट हैं जिनके केस में हमें 1.5 करोड़ की जगह 75 लाख देखना है। ओके, ओके, तो 1.5 करोड़ पिछले साल देखना है, और अगर 1.5 करोड़ तक है, अप टू 1.5 करोड़ तक है, ठीक है, तो मैं इस साल में करंट ईयर में अप टू 1.5 लाख तक अगर मेरी टर्नओवर है तो मैं कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकता हूँ। अगर उससे ऊपर गया तो मुझे रेगुलर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, ओके सर। उसके बाद दूसरी सर्विस आती है हमारी रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस को इन्होंने गुड्स माना है, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि उसके ऊपर तो जीएसटी नहीं लगता है। तो रेस्टोरेंट सर्विस के लिए बोला गया है कि जो लिमिट है अप टू 1.5 करोड़ है, जो नॉर्मल स्टेट यूटी है उनके लिए, और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं, जो 8 स्टेट हैं, उनके केस में 75 लाख है। ओके, ओके सर। उसके बाद अदर सर्विसेज, रेस्टोरेंट की सर्विसेज को छोड़ के जो अलग से सर्विसेज हैं उनके केस में अप टू 50 लाख है। दोनों ही केसेस में 50 लाख है। अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मान लीजिए कोई ब्यूटी पार्लर वाला है, ठीक है, उसको पता करना है कि क्या मैं करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकता हूँ, तो हम उसके पिछले साल में देखेंगे पिछले साल उसकी टर्नओवर कितनी है। तो बोलता है कि सर मेरी टर्नओवर तो 30 लाख ही थी, तो हम बोलेंगे बिल्कुल ले सकते हो आप, क्योंकि लिमिट सर्विसेज के केस में कितनी है, 50 लाख है। तो पिछले साल 50 लाख तक अगर टर्नओवर है, तो इस साल में मैं 50 लाख तक अगर मेरी टर्नओवर रहती है तो 50 लाख तक कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकता हूँ। अगर 50 लाख एक्सीड हो गया तो मुझे रेगुलर जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, कन्वर्ट होना पड़ेगा कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर डीलर में। ओके, ओके सर। उसके बाद सर एक क्वेश्चन आता है, क्या सर, कि मान लीजिए सर जो पर्सन है उसने इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया, फिर क्या पिछले साल की तो टर्नओवर कुछ होगी नहीं, फिर क्या करेंगे? तो इसके लिए क्लेरिफिकेशन दे रखा है जो जीएसटी के अंदर
जो रेगुलर जिनको जीएसटी नंबर लेना है उसके लिए एग्जाम्पशन लिमिट हमारी दे रखी है 20 लाख और 10 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट नॉर्मल क्या है हमारा 20 लाख और 10 लाख। जब रजिस्ट्रेशन का चैप्टर आएगा वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते हैं, जो सिर्फ गुड्स की सप्लाई में डील करते हैं उनके लिए है 40 लाख। तो बोला गया है कि जो मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, ठीक है, ठीक है सर, कोई पर्सन नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम्पशन लिमिट है अप टू 20 लाख तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। अप टू 20 लाख, 10 लाख या 40 लाख तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। तो ऐसा नहीं है कि उसको हम कंपोजिशन स्कीम के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। वो 20 लाख, 10 लाख और 40 लाख भी हमारा कंसिडर होगा फॉर कैलकुलेटिंग एग्रीगेट टर्नओवर। ऐसा नहीं है कि जब वो लाइबल होगा रजिस्ट्रेशन के उसके बाद से हम कंपोजिशन स्कीम के लिए कैलकुलेट करेंगे ना, जीरो से कैलकुलेट करेंगे। अप्रैल से लेके जिस दिन तक वो लाइबल हुआ, मतलब लाइबिलिटी कब आती है उसकी 20 लाख, 10 और 40 लाख पे, तो वो टर्नओवर भी हमारा कंसिडर होगा। ओके, ओके सर। मान लीजिए बताइए सर। एक पर्सन है उसने अप्रैल में स्टार्ट किया, ठीक है, 4 क्वार्टर होते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर में उसकी टर्नओवर थी 10 लाख रुपए, ठीक है, इस पे एप्लीकेबल है 20 लाख वाली लिमिट। सेकंड क्वार्टर में हुआ इसका से 5 लाख। थर्ड क्वार्टर में हुआ इसका 15 लाख। और फोर्थ क्वार्टर में हुआ आपका 20 लाख, ठीक है, ठीक है सर। तो पहले क्वार्टर में कितना था 10, पहला और दूसरा क्वार्टर मिलके कितना हो गया 15, थर्ड तीनों क्वार्टर मिला के कितना हो गया सर 30, और यहाँ पे हो गया 50, ठीक है, 50। पूरे साल का कितना टर्नओवर था 50 लाख। तो अब मुझे ये बताइए कि जो जो अब यहाँ पे मान लीजिए किसी एक दिन को यहाँ पे इस बीच में कहीं 20 लाख कंप्लीट हो रहा होगा, इसका लाइबल टू रजिस्ट्रेशन 20 लाख के आसपास हुआ होगा, हाँ सर। तो ये जो 20 लाख तक का टर्नओवर है, 20 लाख तक का टर्नओवर है, क्या वो एग्रीगेट टर्नओवर के लिए कंसिडर होगा या नहीं होगा? क्या इसको हम 50 में से 20 माइनस करके कंसिडर करेंगे या पूरा 50 कंसिडर करेंगे? तो आंसर है पूरा 50 कंसिडर करेंगे। ये नहीं कि ये नहीं कि 20 माइनस कर दिया, क्योंकि 20 लाख तक तो सर लाइबल ही नहीं था वो रजिस्ट्रेशन के, तो उसको हमें माइनस नहीं करना है, ठीक है, हमें जीरो से ही पूरा कंसिडर करके चलना है। ओके, ओके सर, चलिए। उसके बाद बोला है जो एग्जाम्प्ट सप्लाई है, जो एग्जाम्प्ट सप्लाई है बाई सर्विसेज बाई वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन और एडवांसेस, सो इन फार कंसिडर इज रिप्रेजेंटेड बाई वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, उसको भी हम लेके नहीं चलेंगे। मतलब मान लीजिए जो पर्सन है उसने किसी को डिपॉजिट या लोन एडवांस वगैरह को दिया, उसके बदले उसको इंटरेस्ट और या कोई डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है, तो उसको भी हम एग्रीगेट टर्नओवर में कंसिडर नहीं करेंगे। जितना कंसिडरेशन इंटरेस्ट और डिस्काउंट का उसमें इंक्लूड होगा। ओके, ओके सर, चलिए। फिर यहाँ पे नोट आता है, क्या नोट आता है सर? जो हमारी लिमिट है, ठीक है, उसमें हमारा टैक्सेबल टर्नओवर भी आ रहा है, टैक्सेबल सप्लाई भी आ रही है, एग्जाम सप्लाई भी आ रही है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी आ रही है, और इंटर स्टेट सप्लाई भी आ रही है। हम अभी आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कंपोजिशन
स्कीम के लिए कुछ कंडीशन दे रखी हैं, जिसमें इंटर स्टेट सप्लाई एक्सपोर्ट वगैरह के लिए मना कर रहा है कि आप ये सब नहीं कर सकते, आप विद इन स्टेट ही सप्लाई कर सकते हो। तो इसमें बताया गया है, जो एग्रीगेट टर्नओवर में तो एक्सपोर्ट इंटर स्टेट सेल भी आ रहा है, तो इसमें बोला गया है कि जो एक्सपोर्ट और इंटर स्टेट सेल है, इंटर स्टेट सप्लाई है, ठीक है, वो एग्रीगेट टर्नओवर के लिए हम प्रीसीडिंग जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसका तो कंसिडर कर लेंगे, उसका तो कंसिडर कर लेंगे, लेकिन लेकिन जो करंट फाइनेंशियल ईयर है हमारा, करंट फाइनेंशियल ईयर है, उसमें कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम के अंदर जिसने ऑप्ट किया है एक्सपोर्ट और इंटर स्टेट सप्लाई, उसको अलाउ नहीं होता करना। ओके ओके सर, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंटर स्टेट सप्लाई आर रिलेवेंट ओनली वाइल डिटरमाइनिंग द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग financial year. These values are not relevant for determining the aggregate turnover of current financial year in which the composition supplier has opted for composition levy, as he is not permitted to make interstate supply and export of said financial year. ओके ओके सर, तो जो एक्सपोर्ट और इंटर स्टेट सप्लाई है वो एग्रीगेट टर्नओवर के लिए हम करंट में कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता, ठीक है, जिस ईयर में वो चूज कर रहा है उस ईयर का हम कंसिडर करके नहीं चलेंगे। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर किया है तो उसके लिए हम कंसिडर करके चलेंगे। ओके ओके सर, उसके बाद आता है हमारा रेट्स ऑफ टैक्सेस। कंपोजिशन स्कीम के अंदर रेट ऑफ टैक्सेस क्या है? सबसे पहली कैटेगरी है मैन्युफैक्चरर की। मैन्युफैक्चरर माने जो कोई सामान बना रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है, जो कोई नया प्रोडक्ट बना रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? जिससे जिससे हमारा रॉ मटेरियल से कोई नया प्रोडक्ट बन के आता है, नया यूज बन के आता है। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि क्रूड ऑयल है, ठीक है, जो क्रूड ऑयल है उसको रिफाइन करके हम पेट्रोल डीजल बनाते हैं, तो जो रिफाइन किया हमने उसको हम क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे जिससे जो प्रोडक्ट है उसका कोई नया यूज या उसका नेचर चेंज हो जाए, तो उस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग। ओके ओके सर, तो मैन्युफैक्चरर के केस में अदर देन नोटिफाइड गुड्स, कुछ गुड्स को मना भी किया गया है कि अगर मैन्युफैक्चरर है उन गुड्स का, तो उस केस में वो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो मैन्युफैक्चरर अदर देन मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, उनके केस में 0.5% ऑफ टर्नओवर इन ए स्टेट और यूटी, ठीक है, स्टेट में कितना या यूटी में कितना उसका टर्नओवर है, उसका हम 0.5% जीएसटी पे करेंगे गवर्नमेंट को अंडर कंपोजिशन स्कीम। ये सिर्फ सीजीएसटी का रेट है, तो सीजीएसटी प्लस एजीएसटी मिला के कितना हो गया, 1%। ओके ओके सर, फिर आता है हमारा रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट सर्विस माने सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। इसके केस में है 2.5% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूटी। टोटल कितना हो गया, 5%। टोटल कितना हो गया, 5%। उसके बाद आता है एनी अदर सप्लायर। उसके अलावा आता है एनी अदर सप्लायर। एनी अदर सप्लायर के केस में है 0.5% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। हाईलाइट कर लीजिए, टैक्सेबल सप्लाई की बात कर रही है, यहाँ पे टर्नओवर की बात हो रही है। पहले दोनों केसेस में मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट सर्विसेज केस में क्या बात हो रही है, टर्नओवर की बात हो रही है। लेकिन इन दोनों को छोड़ के, मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ के, बाकी के केस में क्या बोल रखा है, टैक्सेबल सप्लाई। सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई का हम 0.5% टैक्स देंगे गवर्नमेंट को। अगर एग्जाम सप्लाई हुई तो कोई टैक्स नहीं देंगे उसके ऊपर। ओके ओके सर, तो टोटल कितना हो गया, 1%। पहले दूसरे केस में क्या है हमारा, टर्नओवर ऑफ स्टेट या यूटी देखेंगे मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट सर्विस के केस में। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई और सप्लायर है, उस केस में टैक्सेबल सप्लाई लेंगे यूटी और स्टेट का, उसका 0.5% हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। 0.5% मतलब सीजीएसटी, और सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों मिला के कितना हो गया, 1%। ओके ओके सर, चलिए
अब क्वेश्चन से समझते हैं इसको। हाँ सर, क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, टैक्स पेयर Tolaram is a manufacturer who has opted for composition levy for the goods, having one unit A1 in UP and another unit A2 in MP. Total turnover of two units in a preceding financial year was 1 lakh 15 lakh। 85 आपका यूपी का था और 30 लाख एमपी का था। टर्नओवर ऑफ यूनिट ए एंड बी in the first quarter of current financial year is 5 lakh and 10 lakh respectively. Compute the amount payable under the composition levy under section 10 subsection 1 and 2 of CGST Act by a Tolaram। तो हमें इसमें बताना है कि उसको कितना टैक्स पे करना है। तो पहले देखेंगे कि है क्या, ये मैन्युफैक्चरर है कि रेस्टोरेंट सप्लायर है या फिर अदर सप्लायर है। तो सर मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर केस में कितना है 1%। ठीक है, ठीक है सर। तो यूनिट क्या हो गई सर, यूनिट A1 A2। यूनिट ए हमारा एमपी में है और A2 आपका एमपी में है। प्रीवियस ईयर का टर्नओवर कितना है, 85 इसका है, 30 इसका है, कितना 1,15,000, 1.5 करोड़ से कम है, 1.5 करोड़ से कम है। तो कंपोजिशन लेवी का कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकता है ये करंट ईयर में। फर्स्ट क्वार्टर का कितना है, 5 लाख इसका है यूपी का और 10 लाख एमपी का है टर्नओवर। तो कितना टैक्स निकालेंगे, 1%। किस पे निकालेंगे सर, मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट सर्विस के केस में हम टर्नओवर स्टेट का देखेंगे, टर्नओवर ऑफ स्टेट। तो कितना है 5 और 10 लाख, उसके ऊपर 1% निकाल दिया, 15,000 पर हमारा टैक्स निकल के आ गया। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल 2, टैक्स पेयर भोलाराम इज अ ट्रेडर। क्या है, ये ट्रेडर है। who has opted for composition levy for the goods of both taxable and exempted supply, exempted goods exempted by way of notification। Okay, he has one retail showroom in Punjab and another retail showroom in Rajasthan, both selling taxable as well exempted goods। Okay, total turnover including taxable and exempted goods of two showroom in the last financial year was 1 lakh 15 lakh, 85 and 30। ठीक है। Turnover of showroom A1 and A2 in the first quarter of current financial year is 35 lakh rupees। A1 15 lakh, 5 lakh from a sale of taxable goods and 10 lakh from a sale of exempted goods। Okay, A2 20 lakh, 10 lakh from sale of taxable and 10 lakh for sale of exempted goods। Compute the amount payable under composition levy under section 10 बाई भोलाराम। इसमें क्या बोला है कि इसकी 2 यूनिट है, एक एक है आपकी पंजाब में और एक है आपकी राजस्थान में, 2 यूनिट है। ये क्या है, ट्रेडर है, ट्रेडर है। तो इस कितना लगेगा ट्रेडर के केस में सर, 1%, 1%। अदर देन मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट सर्विस 1% ऑफ टर्नओवर और टैक्सेबल सप्लाई। सर टैक्सेबल सप्लाई, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अदर सप्लायर के केस में टैक्सेबल सप्लाई। ओके, तो पंजाब में यूनिट है A1 A2 यहाँ पे। तो यहाँ पे हुआ है टोटल आपका टैक्सेबल गुड्स और एग्जाम्ड गुड 5 लाख और 10 लाख, 10 लाख और 10 लाख, टोटल ये हो गया 15 और ये हो गया 20। ये करंट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है फर्स्ट क्वार्टर का। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना है 85 और 30।
टोटल कितना हो गया, 1,15,000 पिछले साल का। तो इस साल में क्या ये कंपोजिशन स्कीम के लायक है, ले सकता है? हाँ सर बिल्कुल ले सकता है। 1.5 करोड़ से कम है तो ले सकता है सर। तो ठीक है, इसने चूज कर लिया। अब हमें टैक्स निकालना है। तो अदर देन मैन्युफैक्चरर और सप्लायर ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस, उसके केस में हमें टैक्सेबल जो सप्लाई होगी उसकी, उसके ऊपर टैक्स देना है, उसके ऊपर टैक्स देना है। तो 5 ये और 10 ये, इसके ऊपर 1-1% टैक्स देना है हमें। ठीक है, ठीक है सर। तो वही यहाँ पे निकल गया है। शोरूम का नाम यहाँ पे दे रखा है, लोकेशन कहाँ पे है, पिछले साल की टर्नओवर कितनी है वो दे रखी है। फिर यहाँ पे टोटल टर्नओवर की जगह क्या लिया है, टैक्सेबल टर्नओवर ले रखा है। ठीक है, क्योंकि अदर सप्लायर के केस में टैक्सेबल टर्नओवर बोला हुआ है कि टैक्सेबल टर्नओवर का हमें परसेंटेज लेना है। तो 5 लाख 10 लाख, उसके ऊपर 1% निकाल देंगे, 15,000 हमारा क्या निकल के आया, टैक्स, जो कि हमें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा अंडर कंपोजिशन स्कीम। ओके, ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो था इन केस ऑफ अगर वो सप्लायर है गुड्स का। रेस्टोरेंट सर्विस को भी उन्होंने सप्लायर ऑफ गुड्स के ही अंदर कवर कर लिया है। ठीक है, रेस्टोरेंट सर्विस को भी सप्लाई ऑफ फूड अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के एज अ गुड्स मान के उसको कवर कर लिया है। अब बात हो रही है प्योर सर्विस, जो कि प्योर सर्विस सप्लाई कर रहा है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। तो गवर्नमेंट ने देखा कि इनको भी बेनिफिट देना चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको भी बेनिफिट देते हैं, हम आपको भी बेनिफिट देते हैं। तो सर्विसेज के केस में कितनी लिमिट है सर, 50 लाख, जो सिर्फ सर्विसेज में डील कर रहा है 50 लाख है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख देखेंगे, और करंट फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख तक वो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। 50 लाख से एक्सीड कर गया तो उसको रेगुलर के अंदर आना पड़ेगा। ओके, तो सर्विसेज के ऊपर गवर्नमेंट ने बोला है कि CGST का रेट होगा 3%, GST का रेट होगा 3%। कहने का मतलब टोटल 6% GST देना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट को इन केस ऑफ अदर सप्लायर। फॉर एग्जांपल बार्बर है आपका, ब्यूटी पार्लर की सर्विसेज है, प्लम्बर की सर्विसेज है। ठीक है, जिसमें प्योर आपकी सर्विस इंक्लूड है। ओके, ओके सर, चलिए देखते हैं इसका। यहाँ पे टैक्सेबल टर्नओवर की बात की गई है कि टोटल टर्नओवर सर? टर्नओवर ऑफ सप्लाई लिखा हुआ है सर, टर्नओवर ऑफ सप्लाई लिखा हुआ है, तो टैक्सेबल या एग्जाम जो भी हो वो लेके चलेंगे हम। एग्जाम्पल 3, टैक्स पेयर Padmavati is a saloon stylist who has opted for a composition levy for services having one branch B1 in Basant Kunj, Delhi and another branch B2 in Gurgaon, हरियाणा। ठीक है, जो टैक्स पेयर है वो एक सैलून चलाती है, उसका एक ब्रांच आपका दिल्ली में है और दूसरा हरियाणा में है। टोटल टर्नओवर ऑफ टू ब्रांचेज इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर वाज 45 लाख। पिछले साल उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कितना था, 45 लाख। 20 लाख दिल्ली का, सॉरी 25 लाख दिल्ली का और 20 लाख हरियाणा का। द टर्नओवर ब्रांचेस B1 and B2 in the first quarter of current financial year is 5 lakh and 10 lakh respectively. Compute the amount payable under the composition levy under section 10(2)A of CGST Act. तो ब्रांच हो गया B1 B2, लोकेशन दिल्ली हरियाणा, टर्नओवर पिछले साल का 25 और 20 45 50 लाख तक ले सकती है सर्विसेज के केस में। तो ठीक है, कंपोजिशन स्कीम करंट ईयर में ये चूज कर सकती है। कितना टर्नओवर है सर, 5 और 10, उसके ऊपर 6% निकाल दिया, 90,000 इसको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा एज GST। 3% CGST और 3% एज GST। ओके, ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा, अभी हमने देखा था एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन।
स्टेट में टर्नओवर की क्या डेफिनेशन है, सेम जो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन थी, बस उसी को हम स्टेट के अंदर लगा देंगे कि उस स्टेट में उसका कितना टर्नओवर है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ट supplies on which tax is payable by the person on RCM basis, and exempt supply, export, interstate supply and exclude taxes। ठीक है, exclude taxes। सेम जो हमने वहां पे पढ़ा था एग्रीगेट टर्नओवर, स्टेट का भी सेम, स्टेट के अंदर भी वही हमें टर्नओवर लेके चलना है। ठीक है, ठीक है सर, चलिए अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 4, इससे हमारा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें अलग अलग टर्नओवर दे रखी है क्वार्टर वाइज। अब फोटोग्राफर चंपक हैज कॉमन प्रोवाइडिंग फोटोग्राफी सर्विसेज इन दिल्ली फ्रॉम अप्रैल दिस ईयर। इसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है अप्रैल से, इस साल में। हिज टर्नओवर फॉर वेरियस क्वार्टर टिल दिसंबर इज एज फॉलो। अप्रैल से दिसंबर तक का उसका टर्नओवर दे रखा है। ठीक है, 20 लाख, 30 लाख, फिर 20 लाख। तो हमें बताना है कि वो कंपोजिशन स्कीम में कब, पहले तो बताना है कि रजिस्ट्रेशन कब लेना है उसको, फिर कंपोजिशन स्कीम में ले सकता है कि नहीं ले सकता है, फिर देखते हैं टर्नओवर के हिसाब से। ओके ओके सर। तो कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल कब होता है, फर्स्ट टाइम जब उसकी टर्नओवर 20 लाख नॉर्मल केस में और 10 लाख इन केस ऑफ जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है उसके केस में अगर एक्सीड कर जाती है एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर। और अगर पर्सन सिर्फ गुड्स की सप्लाई में डील करता है तो उस केस में 40 लाख है। तो यहाँ पे क्या है, ये सर्विस प्रोवाइडर है, तो इसके लिए लिमिट क्या होगी, 20 लाख। 20 लाख अगर एक्सीड करेगा तो इसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, चाहे वो कंपोजिशन स्कीम में ले या फिर रेगुलर में ले। ओके ओके सर। तो पहले 20 लाख तक उसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पहले 20 लाख तक उसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सितंबर एंड में इसका 50 लाख एक्सीड हो जा रहा है, सितंबर एंड में 50 लाख इसका एक्सीड हो जा रहा है। ठीक है, तो जुलाई और सितंबर के बीच में, जुलाई और सितंबर के बीच में जो 30 लाख है उसके ऊपर वो 6% के हिसाब से टैक्स पे कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जब 50 लाख एक्सीड हो जाएगा तो बाकी का जो 20 लाख बचा उसके ऊपर 18% के हिसाब से रेगुलर डीलर बन के टैक्स पे करेगा। ओके ओके सर। In the given case, since Champak has started the supply of services in a current financial year, his aggregate turnover of a preceding financial year is nil। पिछले साल का तो कुछ है नहीं, इस साल के केस में क्या करेंगे देखते हैं। Consequently, in the current financial year, he is eligible for composition in scheme for services. He become eligible for registration when his aggregate turnover exceed 20 लाख। जब 20 लाख एक्सीड होगा तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, चाहे रेगुलर में ले या कंपोजिशन के अंदर ले। वाइल रजिस्टरिंग अंडर जीएसटी ही ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। जब वो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है तो उसने कहा कि 50 लाख तक तो कंपोजिशन स्कीम है, तो कंपोजिशन स्कीम ले लेता हूँ, तो उसने कंपोजिशन स्कीम ले लिया। फिर फॉर डिटरमाइनिंग हिज टर्नओवर ऑफ अ स्टेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज, टर्नओवर ऑफ अप्रैल टू जून क्वार्टर 20 lakh shall be excluded as the value of supply from the first day of April of financial year up to the date when such person become liable for registration under the act to be excluded for this purpose। ये क्या है सर, इसमें बोला गया है ये पर्सन है, ठीक है, 3 क्वार्टर का दे रखा है। ठीक है, जो 20 लाख तक है ड्यूरिंग दैट पीरियड उसको रजिस्ट्रेशन लेने की, जीएसटी नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है, जीएसटी नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद 30 लाख हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये क्या 20 लाख को हमें कंसिडर करना है टैक्स पे करने के लिए, आंसर इज नो, आंसर इज नो। 20 लाख के ऊपर टैक्स पे करने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, क्योंकि हम लाइबल कब हो रहे हैं,
रजिस्ट्रेशन, जिस दिन से हमारा रजिस्ट्रेशन होगा उस दिन के बाद से हम पे टैक्स की लेबिलिटी आएगी। उससे पहले का जो 20 लाख है उस पर हमारी टैक्स की कोई लेबिलिटी नहीं आएगी। तो 30 लाख के ऊपर हमें 6% टैक्स देना है। उसके बाद ये तो हो गया टैक्स देने के लिए, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर जब निकालेंगे तो उसके लिए हमें कंसिडर करके चलना है। ठीक है, ये हमने मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करके 20 लाख तक अगर हमारी टर्नओवर है तो हमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, तो हमें उसके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं देना। जब 20 लाख एक्सीड होगा उस दिन से हमारी टैक्स लेबिलिटी निकल के आएगी। तो अगले जो 30 लाख है सेकंड क्वार्टर के, उसके ऊपर हमारी टैक्स की लेबिलिटी आएगी। ठीक है, लेकिन जब हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कंपोजिशन स्कीम की, ले सकते हैं नहीं ले सकते, उसके लिए कंसिडर होगा, लेकिन टैक्स पे करने के लिए ये 20 लाख कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। ओके ओके सर, तो यहाँ तक से यहाँ तक कितना हो गया हमारा 50 लाख, 50 लाख का सप्लाई हो गया। उसके बाद मान लीजिए फिर 20 लाख यहाँ पे एक्सीड हो जा रहा है थर्ड क्वार्टर में, तो अब एक्सीड हो गया, हाँ सर, तो अब 50 लाख से तो ज़्यादा हो गया। अब ये कंपोजिशन स्कीम से इसको रेगुलर स्कीम में जाना पड़ेगा और 20 लाख के ऊपर 18% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ओके ओके, तो क्या यहाँ पे समझना है हमें पॉइंट, जब जो हमारा टैक्स पेमेंट करने की लेबिलिटी कब आती है, जिस दिन जब हम लाइबल हुए रजिस्ट्रेशन के लिए उस दिन से। ठीक है, जब हमने रजिस्ट्रेशन लिया उस दिन के बाद से हमारी लेबिलिटी निकल के आएगी। ठीक है, 20 लाख तक हमारी एग्जेम्पशन लिमिट है, उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना हमें। हाउएवर जब हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कि हमें कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए कंसिडर करेंगे, लेकिन टैक्स पे कब कहाँ से करेंगे, आफ्टर 20 लाख के बाद से। ओके ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन आता है सर कंपोजिशन स्कीम क्या हर कोई ले सकता है, तो आंसर है नहीं, हर कोई नहीं ले सकता। कुछ लोगों को इलिजिबल भी किया गया है, वो लोग कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। कौन कौन नहीं ले सकते, एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लाइबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। कोई भी पर्सन जो कि सप्लाई कर रहा है कोई भी गुड्स या सर्विसेज की जो कि एग्जेम्प्ट है, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, जीएसटी नहीं लग रहा है, वो उसकी सप्लाई कर रहा है, तो वो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकता है। दूसरा, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर कोई पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विसेज की, तो वो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकता। मतलब कंपोजिशन स्कीम हमारा विथ इन स्टेट ही रहेगा। अगर इंटर स्टेट की बात आई तो उस केस में वो पर्सन क्या कर नहीं कर सकता, कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकता। सप्लाईज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकता गुड्स की। ओके ओके सर, अगर कर रहा है तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर बेनिफिट नहीं ले सकते। अब मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, या फिर वो मैन्युफैक्चरर है नोटिफाइड गुड्स का। क्या है नोटिफाइड गुड्स, आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू, एरेटेड वाटर, फ्लाई एंड ब्रिक्स, फ्लाई एस एग्रीगेट, फ्लाई एस ब्लॉक्स, ये जो ईंट होती है उससे रिलेटेड होते हैं आपके ब्लॉक्स, ब्रिक ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिक्योसिस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक, अर्थन और रूफिंग टाइल्स। तो अगर ये सब कोई बना रहा है, मैन्युफैक्चरर है इन नोटिफाइड गुड्स का, आइसक्रीम, पान मसाला, तम्बाकू, ठीक है, ब्रिक्स वगैरह, तो ये सब क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर, सिर्फ मैन्युफैक्चरर की बात की है, वो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। हाउएवर अगर ट्रेडर है तो ले सकता है, मैन्युफैक्चरर की बात की गई है सिर्फ। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन इन सबको मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकता। उसके बाद आता है अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होता है जिसका एक स्टेट में जीएसटी नंबर है, लेकिन जिस स्टेट में वो सप्लाई करना चाहता है, ठीक है, वहाँ पे उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, वहाँ पे टेम्पररी काम करना चाहता है, टेम्पररी सप्लाई करना चाहता है, तो उस केस में उसको एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर होना पड़ेगा जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ, और एडवांस में टैक्स पे करके चलना पड़ेगा, और उसको एस्टिमेटेड बेसिस पे कितना टैक्स बन रहा है उतना उसको टैक्स पे करके चलना पड़ेगा उतने पीरियड के लिए।
ओके, तो उसके बाद आता है अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया जो कि एक स्टेट का है, दूसरे स्टेट में नहीं है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन वो है जो कि इंडिया में ही नहीं है, इंडिया में ही नहीं है। ठीक है, तो इंडिया में काम करना है तो उसको एज अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर करना पड़ेगा, और जो कि कुछ टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे इंडिया में काम करेगा, फिर चला जाएगा टेम्परेरी बेसिस पे। ओके, इसको भी एडवांस में ही टैक्स जमा कराना पड़ेगा। ओके, ओके सर। तो कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, वो भी हमारा कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। ओके, ओके सर। फिर आता है यहाँ पे नोट। सर, आउट इंटर स्टेट सप्लाई तो नहीं कर सकते, क्या बाहर से हम सामान परचेज कर सकते हैं, बाहर से सप्लाईज ले सकते हैं? आंसर है हाँ। हम सिर्फ बाहर सप्लाई नहीं कर सकते, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, बाहर से सामान ले तो सकते हैं। तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कंपोजिशन सप्लाई टू रिसीव इंटर स्टेट इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो इंटर स्टेट गुड्स का और सर्विस का दोनों का सप्लाई वो ले सकता है। ओके, ओके सर। चलिए, a person engaged in marginal supply of services other than restaurant services are also eligible for composition levy of goods। अब कई बार क्या होता है सर, कि कोई गुड्स का सप्लायर है, बट उसकी लिटिल बिट सर्विसेज भी हो जाती हैं, थोड़ी बहुत सर्विसेज भी हो जाती हैं, तो उसके लिए उसको कंपोजिशन लेवी का, कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ना देना, गवर्नमेंट ने कहा कि चलो दे देते हैं इसको भी। अगर कोई सप्लायर ऑफ गुड्स है, क्या है, सप्लायर ऑफ गुड्स है, और लिटिल बिट थोड़ा बहुत सर्विसेज भी सप्लाई करता है, सर्विसेज भी देता है, तो उस केस में उनको भी कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेने का अधिकार दे दिया गया है। उनके लिए बोला गया है कि जो सर्विसेज हैं वो एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर है तो फिर उस केस में उनको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्या लिमिट है वो देखते हैं एक बार। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 परमिट मार्जिनली सप्लाई ऑफ सर्विसेज। थोड़ा बहुत सर्विस भी सप्लाई कर सकते हैं जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स में डील करते हैं, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ के, जो कि फूड सप्लाई कर रहे हैं अल्कोहलिक लीकर को छोड़ के, फॉर स्पेसिफाइड वैल्यू अलोंग विद द सप्लाई ऑफ गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस एज द केस में बी। द स्पेसिफाइड वैल्यू इज वैल्यू नॉट एक्सीडिंग। कितनी एक्सीड नहीं होनी चाहिए सर सर्विस की वैल्यू, तो इसके लिए बोला गया है 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट यूटी इन अ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल में 10% ऑफ स्टेट या यूटी का टर्नओवर, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए सर्विस की वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 70 लाख का 70 लाख का टर्नओवर था पिछले साल में, तो इस साल में इसका 10%, 7 लाख और 5 लाख, दोनों में जो भी हायर होगा वहां तक वो सप्लाई कर सकता है। तो इस साल वो 7 लाख तक, 7 लाख सर्विसेज सप्लाई कर सकता है। ओके, ओके सर। और 5 लाख विच एवर इज हायर, पिछले साल का टर्नओवर का 10% और 5 लाख, दोनों में जो भी हायर है वो उस लिमिट तक करंट फाइनेंशियल ईयर में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। ओके, ओके सर। एग्जाम्पल, राम सेवक इज engaged in a supply of goods. His turnover in a preceding financial year is 60 lakh. पिछले साल 60 लाख थी उसकी टर्नओवर। Since his aggregate turnover in a preceding financial year does not exceed 1.5 crore, he is eligible for composition scheme for a goods in a current financial year. Further, in current financial year, he can supply services other than restaurant service up to the value of not exceeding 10% of 60 लाख पिछले साल का, 6 लाख और 5 लाख दोनों में जो भी आया है, तो 6 लाख तक की सर्विस करंट ईयर में वो प्रोवाइड कर सकता है। ओके, ओके सर। चलिए अब आगे चलते हैं। कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन फॉर कंपोजिशन लेवी। उसके बाद अब बात आती है कि
सर कोई और भी कंडीशन है या रिस्ट्रिक्शन है कंपोजिशन लेवी के लिए, तो बोला है बहुत है। क्या है? अगर उसके ऊपर आरसीएम की लेवल्टी आती है 9(3) सबसेक्शन 9(3) और 9(4) के अंदर, तो उसको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर वो कोई इन्वर्ट सप्लाई ले रहा है, मान लीजिए एडवोकेट की सर्विसेज ले रहा है, ठीक है, एडवोकेट की सर्विसेज ले रहा है, तो उस एडवोकेट की सर्विस के ऊपर उसको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर उसके ऊपर कोई आरसीएम की लेवल्टी निकल के आ रही है 9(3) 9(4) में, तो उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। 9(3) क्या बोलता है? 9(3) में स्पेसिफाइड सर्विसेज और गुड्स दे रखा है जिसके ऊपर आरसीएम लगेगा, और 9(4) के अंदर स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन दे रखा है, जो कि अगर अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से सामान लेता है, सप्लाई लेता है, तो उस केस में उसको उसके ऊपर आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। ये बेसिकली जो बिल्डर वगैरह होते हैं, प्रमोटर, उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब आप एक बात सोचिए कि जो बिल्डर होगा, क्या उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक ही होगा? नहीं सर, बिल्डर्स का तो बहुत होता है। तो कंपोजिशन स्कीम क्यों लेगा वो? क्यों लेगा? बट लिखा है तो पढ़ना पड़ेगा अपने को। क्या? बिल्कुल सर। ही इज नाइदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ था, हमने देख कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, तो वैसे भी वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर नहीं हो सकते। He shall mention the word composition taxable person not eligible to collect tax on supplies on the top of bill of supply issued by him। अब ये बिल ऑफ सप्लाई क्या है सर? देखिए, जब हम इनवॉइस का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि दो टाइप के इनवॉइसेज इशू होते हैं। एक टैक्स इनवॉइस इशू होता है और दूसरा बिल ऑफ सप्लाई, जहाँ पे हम किसी से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, टैक्स चार्ज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। जहाँ पे हम किसी से टैक्स चार्ज नहीं कर रहे हैं, उस केस में हम बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। ठीक है, तो जो कंपोजिशन डीलर है, कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो रजिस्टर्ड है पर्सन, उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी से जीएसटी रिकवर कर पाए। ठीक है, तो उस केस में जो इनवॉइस इशू करेगा उस पर कोई जीएसटी भी नहीं लिखा होगा, और लिखा होगा टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई, और उस पर लिखा हुआ कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई। इनके पास अथॉरिटी नहीं होता है टैक्स कलेक्ट करने का। ठीक है, इनका जो भी सेल सर्विस होगा उसके ऊपर इनको खुद की जेब से ही पैसा जमा करना है। ओके ओके सर। He shall mention the word composition taxable person on every notice or signboard displayed at the predominant place of his principal place। उसका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे या जो भी साइन बोर्ड है, डिस्प्ले बोर्ड है, उस पर लिख के दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं कंपोजिशन डीलर हूँ, ताकि सामने वाला को ये ना लगे कि जीएसटी नंबर है तो रेगुलर डीलर होगा। ओके ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। अदर पॉइंट्स, बिल ऑफ सप्लाई शैल बी इशूड इन इंस्टीड ऑफ टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस की जगह हम क्या इशू करेंगे? बिल ऑफ सप्लाई। क्यों? क्योंकि हमारे पास टैक्स चार्ज करने की अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है। ठीक है, जब हम सामने वाले से टैक्स चार्ज करते हैं उस केस में हम इनवॉइस इशू करते हैं, टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। टैक्स शैल नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम रिसिपेंट ऑफ सप्लाई, तो इसको खुद की जेब से ही पैसा गवर्नमेंट को देना होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेल्ड, आईटीसी जो इसने इन्वर्ट सप्लाई ली है उसके ऊपर जो आईटीसी है वो ये क्लेम नहीं कर सकता, उसका आईटीसी नहीं ले सकता। कंपोजिशन स्कीम नॉट एप्लीकेबल फॉर टैक्स पेबल अंडर आरसीएम। अगर आरसीएम के ऊपर कोई टैक्स पेबल आ रहा है तो कंपोजिशन डीलर को पे करना ही पड़ेगा। कंपोजिशन स्कीम इज इफ अवेल्ड शैल इंक्लूड ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पैन। ये क्या मतलब है सर? कहने का मतलब है, मान लीजिए मिस्टर ए है, ठीक है, इसकी 2 यूनिट है, एक दिल्ली में एक हरियाणा में। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक रेगुलर जीएसटी ले ले और दूसरा कंपोजिशन स्कीम के अंदर ले ले सेम पेन पे। या तो सारे ही सारे कंपोजिशन डीलर बनेंगे जितने जीएसटी नंबर है, या फिर सारे ही रेगुलर जीएसटी नंबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ कंपोजिशन डीलर हैं एक ही पेन के अंदर और कुछ आपके
रेगुलर डीलर हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, या तो सारे ही रेगुलर जीएसटी के अंदर रजिस्टर होंगे या सारे के सारे कंपोजिशन स्कीम के अंदर ही आएंगे, जितने भी जीएसटी नंबर है सिंगल पेन पे। ओके ओके सर। पेनल्टी शैल बी इम्पोज इन केस ऑफ इनरेगुलरिटी अवेलमेंट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। अगर कंपोजिशन स्कीम की कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो उस केस में उसके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ड्यूरिंग द ईयर उसका जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ से एक्सीड कर गया, बट फिर भी वो कंपोजिशन स्कीम में ही चलाया जा रहा है, तो उस केस में अगर जो पर्सन है ये जीएसटी डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया तो पेनल्टी लगा देगा। आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते बट क्लेम कर रहा है। तो कुछ भी इरेगुलरिटीज करता है, कुछ भी वायलेशन करता है, तो उस केस में उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। ओके ओके सर। चलिए, तो ये हमारा चार्जिंग सेक्शन खत्म, ये हमारा चार्ज अंडर जीएसटी का चैप्टर खत्म। अब चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर और कर लेते हैं। ओके ओके सर। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस प्रोवाइडेड रिसिपिएंट इज लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। तो हमें इस केस में बताना है कि जो पर्सन है, कौन सा पर्सन टैक्स पे करेगा। रिसिपिएंट हमारा टैक्सेबल टेरिटरी में है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एनी बिजनेस एंटिटी, तो आरसीएम में बिजनेस एंटिटी हमारा टैक्स पे करके चलेगा। ओके ओके सर। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू अन इंडिविजुअल, तो कंपनी ही पे करके चलेगी। क्यों? स्पॉन्सरशिप सर्विस में क्या था, अगर कोई पर्सन प्रोवाइड करता है बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म को, तो उस केस में आरसीएम देना है, तो यहाँ पे कंपनी ही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करके चलेगी। ओके ओके सर। उसके बाद रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अ रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी, कौन टैक्स पे करेगा? कौन टैक्स पे करेगा सर? रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करके चलेगा। ओके, जहाँ पे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, यूनिट टेरिटरी, अगर कोई अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूडिंग इंडियन रेलवे, तो उस केस में जो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी होगी वो उसके ऊपर टैक्स पे करके चलेगी। ओके ओके सर। Vivek Goyal, a independent director appointed in accordance with the provision of Companies Act 1913 of A to Z Private Limited, has received sitting fee mounting of rupees 1 lakh from A to Z Private Limited for attending the board meeting. Who is the person liable to pay tax in this case? विवेक गोयल है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उसने कुछ सर्विसेज दी अपने कंपनी को, तो इसमें कौन उसकी सर्विसेज पर कौन टैक्स पे करेगा सर? कंपनी। क्यों? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारा कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता। ओके ओके सर। फिर आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, रघु एसोसिएट प्रोवाइड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू विविन क्रिकेट एकेडमी एलएलपी, डिटरमाइन द पर्सन लाइबल टू पे टैक्स। तो स्पॉन्सरशिप सर्विस में यह है कि अगर कोई पर्सन प्रोवाइड करता है किसको? बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को, तो उस केस में जो बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म होगी उसको उस स्पॉन्सरशिप सर्विस के ऊपर आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पे तो सर एलएलपी दे रखा है, तो हमने क्या बताया, जो एलएलपी है पार्टनरशिप फर्म के अंदर ही इंक्लूड होती है, तो इस केस में जो एलएलपी है वो टैक्स पे करके चलेगी ऑन आरसीएम बेसिस। ओके ओके सर। अगला क्वेश्चन है, इस केसेस में बताना है हमें आरसीएम लगेगा कि एनसीएम लगेगा। इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी आरसीएम में टैक्स पे करेगी। रिकवरी एजेंट कार डीलर को दे रहा है। रिकवरी एजेंट अगर बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देता है तो आरसीएम में पे करना होता है, इसमें रिकवरी एजेंट खुद टैक्स पे करके चले। सी है सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पार्टनरशिप फर्म टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो सिक्योरिटी सर्विसेज का क्या है कि अगर कोई पर्सन प्रोवाइड कर रहा है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो रजिस्टर्ड पर्सन को उसके ऊपर टैक्स पे करके चलना होता है, तो कौन पे करेगा? रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन पे करेगा। सुल्तान एंड सन्स अ पार्टनरशिप फर्म बेस्ड इन अ नागपुर महाराष्ट्र इज अ होलसेलर ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट। इसमें देखिए बेसिकली क्या है कि दो प्रोडक्ट सेल कर रहा है ये, एक टैक्सेबल
और एक एग्जाम्प्ट। पिछले साल में उसका टर्नओवर है 1,30,000, तो क्या कंपोजिशन स्कीम ये चूज कर सकता है? आंसर है यस। लेकिन इसका अकाउंटेंट नहीं मान रहा, बोल रहा है कि एग्जाम्प्ट सप्लाई जो एग्जाम सप्लाई जो करता है वो तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर वो कंपोजिशन स्कीम चूज ही नहीं कर सकता। लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर को कंसिडर करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। हाउएवर एक बार जब उसने कंपोजिशन स्कीम ले ली उसके बाद वो एग्जाम सप्लाई नहीं कर सकता। ओके ओके सर, चलिए। Sixth question. A person availing composition scheme in Haryana during the financial year crosses the turnover of 1.5 crore in the month of December. Will he allowed to pay tax under composition scheme of remainder of the year till 31st March? Please advise. दिसंबर में 1.5 करोड़ क्रॉस हो गया तो क्या उसको अगले 3 महीने कंपोजिशन स्कीम में अलाउ कर दिया जाएगा? आंसर इज नो। जिस दिन उसका टर्नओवर एक्सीड करेगा उसी दिन उसको उसको रेगुलर में स्विच होना पड़ेगा, रेगुलर डीलर बनना पड़ेगा। उसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्म आता है, 7 दिन के अंदर होएगा, उस इंटीमेशन देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि मैं अब इस स्कीम से बाहर निकल रहा हूँ क्योंकि मेरी टर्नओवर एक्सीड हो गई है 1.5 करोड़ से जो दे रखी है। ओके ओके सर। सेवेंथ एट और बाकी के जो क्वेश्चन है एक बार खुद से ट्राई करना आप। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आए तो मैं तो हूँ ही बताने के लिए। ओके ओके सर। एक इम्पोर्टेंट चीज कि जो क्वेश्चन है आंसर हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन देख के खुद से आंसर बनाने की कोशिश करना है। और खुद से बनाना भी क्या है, आप देख देख के उसको एक बार लिख के देखिए। मतलब हमें लिख के प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें लिख के आना है। ओके ओके सर। तो बाकी के क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।